जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक उसे हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। ठीक है, अब इसका सिर्फ ये नाम नहीं होता है, इसके कई सारे नाम होते हैं। जैसे इस्चेमिक हार्ट डिसीज को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कहते हैं, इसे हम कोरोनरी हार्ट डिसीज भी कहते हैं, या इसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं लेक्चर चालू करूं, मुझे ये बताओ कि कोरोनरी आर्टरीज क्या करती है, किसे सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरीज? एनीवन? हार्ट को। हार्ट को, एग्जैक्टली exactly. हमारे पूरे बॉडी को तो हार्ट सप्लाई करता है, पर हार्ट को भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए। तो वो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? बिल्कुल, एक बार मुझे कंफर्म कर देना। ओके फाइन। सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के नाम से भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, या कोरोनरी हार्ट डिसीज के नाम से आ सकता है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से भी आ सकता है। तो उसमें एक ही चीज होती है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो, इस्चेमिक हार्ट डिसीज जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, इसमें देखो एक वर्ड है इस्चेमिक। इस्चेमिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इस्चीमिया? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। यस, अगर किसी भी कॉज के कारण या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर हमारा ब्लड प्रॉपर उस ऑर्गन को सप्लाई नहीं हो पाता है तो उसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। ठीक है, और इस्चीमिया से आगे क्या होती है? नेक्रोसिस। अगर कुछ देर तक आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो वहाँ का जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो इस कंडीशन में यही होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन तो क्लियर हुई गई है, आप देख पा रहे हो इसमें कितना, देखो ये स्ट्रक्चर पूरा ब्लू ब्लू कलर का हो गया है, हार्ट के बीचों बीच देखो, क्योंकि उस जगह पे सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये होती है इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो हम इसको चालू करते हैं। ये रहा, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। Ischemic heart disease is a condition of recurring chest pain या chest discomfort that occurs when a part of your heart does not receive enough blood। जब हमारे हार्ट के किसी हिस्से को प्रॉपर अमाउंट में खून नहीं मिल पाता है तो हमें जो चेस्ट पेन होता है या जो हमें चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है उसी को हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। अब ये जो कंडीशन है, पता है, ये हो सकता है कि नॉर्मली आपको पता ना चले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो बट आपको अभी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हो, और आपको सिम्टम्स कब आएंगे? जब आप कुछ एक्सर्जन करोगे। एक्सर्जन का मतलब क्या होता है? कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटीज जब हम करते हैं, जब हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, जब भी हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या जब भी हम कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहती है, हमारे हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए रहता है। तो उस टाइम पे आपको फिर खतरनाक वाले सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी इस्चेमिक हार्ट डिसीज है ना। आपको इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, ऑलरेडी ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रही है, ऊपर से आपने एक्सर्जन कर लिया, आप ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जिसमें आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना है, तो फिर उस टाइम आपको सिम्टम्स इसके आ सकते हैं। तो देखो वही लिखा हुआ है मैंने कि दिस कंडीशन अकर्स मोस्ट ऑफनली ड्यूरिंग एक्सर्जन और एक्साइटमेंट व्हेन द हार्ट रिक्वायर्स ग्रेटर ब्लड फ्लो। सो अगर इसको हम सम अप करते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन में, तो वो डेफिनेशन हमारी क्या बनती है कि बेसिकली इस्चेमिक हार्ट डिसीज इज नथिंग बट अ इम्बैलेंस। किस चीज़ों के बीच का इम्बैलेंस? मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। मायोकार्डियम जो हमारी हार्ट की मसल होती है उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए एंड डिमांड फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी, उसको उतना ऑक्सीजन मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि मायोकार्डियम को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको उतना ऑक्सीजन कोरोनरी आर्टरी दे पा रही है या नहीं, इस चीज को हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इन दोनों के बीच का जब इंबैलेंस हो जाता है तो उसको मायोकार्डियल हाइपोक्सिया भी कहते हैं। मायोकार्डियल का मतलब क्या होता है? मायोकार्डियम हमारी हार्ट की मेन लेयर जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, और हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। तो जब भी हमारे मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, और इसी मायोकार्डियल हाइपोक्सिया को हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। और इस्चेमिक हार्ट डिसीज को हम कोरोनरी हार्ट डिसीज या कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, सभी को डेफिनेशन क्लियर है? किसी को कुछ डाउट यहां तक? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? यस सर। ओके फाइन।
सो अब डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं पैथोलॉजी की तरफ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ ये पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ हो सकता है कि आपके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, आपकी कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है? क्या रीजन हो सकते हैं? ऐसा क्या हो सकता है कोरोनरी आर्टरी में? यस, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। यस, और वो ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज से हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल। वेरी गुड, कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, या थ्रोम्बस से हो सकता है, या चलो थ्रोम्बस कहीं और बना हो, अगर वो टूट के आ गया हार्ट में जिसको हम एम्बोलस कहते हैं, तो एम्बोलस से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो देखो अब जो मैंने कुछ लिखे है वो देख लो फटाफट। इस्चेमिक हार्ट डिसीज डेवलप्स व्हेन कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स इन द ब्लड बिगिन टू एक्यूमुलेट ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को हमारी जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, जो कि कोरोनरी आर्टरी होती है, तो अगर कोरोनरी आर्टरीज की वॉल्स पे कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स अगर जमा हो गए तो इससे ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इसको हम एक इमेज के रूप में फटाफट देखते हैं। देखो ये इमेज देख पा रहे हो सभी लोग कि किस तरीके से कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैटी डिपॉजिट्स जमा हो गए। देखो ये जो इंडिकेट किया है फैटी डिपॉजिट्स, है ना, मतलब जो इसका जो ल्यूमेन होता है, इसकी जो स्पेस होती है, अब वो स्पेस को किसने ले लिया है? कोलेस्ट्रॉल ने ले लिया है। तो ब्लड कहाँ से फ्लो होगा? ब्लड के पास तो जगह बची नहीं, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को बंद हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो ये इमेज हमेशा याद रखना मन में, तो डेफिनेशन कभी हम भूलेंगे नहीं इसकी। ठीक है, अब सेकंड चीज, इन्हीं डिपॉजिट्स को, यही जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स बन गए हैं ना आर्टरीज के अंदर, उन्हीं डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्लेग्स। क्या कहते हैं? प्लेग्स। है प्लेग्स, ये मेडिकल टर्म्स में नाम दिया गया है उस डिपॉजिट्स को। ठीक है, तो उनको हम प्लेग्स कहते हैं। और ये डिपॉजिट क्या करते हैं? हमारी आर्टरीज को नैरो कर देते हैं, और आर्टरीज अगर नैरो हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड सप्लाई तो रुक जाने वाली है। तो दिस डिक्रीजेस, प्लीज म्यूट योर माइक, please mute your mic everyone. Okay, so this decrease in blood flow reduces the amount of oxygen supplied to the heart muscle. अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो ऑक्सीजन सप्लाई तो बंद होना ही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है। चलो इसी से एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, बताओ मुझे कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है? एनीवन? यस, वेरी गुड। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये याद रखना। और एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन हो सकते हैं? गैस करो, हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 आरबीसी? 300 मिलियन, 300 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक आरबीसी के अंदर, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो सोच सकते हो कि एक आरबीसी के अंदर कितने ऑक्सीजन हो सकते हैं? बताओ, लगाओ कैलकुलेशन फटाफट। अगर एक आरबीसी में 300 हीमोग्लोबिन होते हैं और एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन होते हैं, बिलियन, द अमाउंट विल बी इन बिलियन। ठीक है, तो एक आरबीसी के अंदर बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतने सारे ऑक्सीजन होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोलॉजी। अब आगे बढ़ने से पहले इतना बताओ, सभी को पैथोलॉजी समझ गई? जल्दी, पैथोलॉजी समझ गई सभी लोगों को? वेरी गुड। तो डेफिनेशन हो गई, पैथोलॉजी हो गई। देखो एक तरीका होता है एग्जाम में कभी भी लिखने का, अगर एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं ना तो हमको, आप हर सब हेडिंग्स के अंदर ज्यादा मत लिखो, बट एटलीस्ट आप सारी सब हेडिंग्स कवर करो। सब हेडिंग्स क्या होती है? यही डेफिनेशन, पैथोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, ये हम जितना कवर करेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा हमें मार्किंग्स मिलने में। ठीक है, तो अभी तक हम 2 सब हेडिंग्स कवर कर चुके हैं, डेफिनेशन और पैथोलॉजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिस्क फैक्टर्स। बड़े इजी होते हैं रिस्क फैक्टर्स को याद रखना है, कभी दिक्कत वाली चीज होती नहीं है। चाहे कोई भी डिसीज हो, उनके रिस्क फैक्टर्स मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो देखो क्या हो सकते हैं रिस्क फैक्टर्स? एजिंग, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, 70 ईयर्स के ऊपर हो जाते हैं, चलो 70 तो बहुत ज़्यादा ही कह दिया है, आज के ज़माने में तो 50 के ऊपर बोल सकते हैं आप, कि 50 के ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा होना चालू हो जाती है बॉडी में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना चालू हो जाती है उनकी बॉडी में, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। हाई बीपी, जिनको हाई बीपी होता है उनमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज का। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अब मुझे इसी से क्वेश्चन आया दिमाग में, बताओ कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा
अच्छा होता है, LDL की HDL? HDL। HDL। HDL कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। HDL को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपिड्स और LDL को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपिड्स। तो LDL कभी भी हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं और HDL हमेशा हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो ये रेशियो याद रखना, बॉडी में कभी भी ज़्यादा होना चाहिए HDL और कम होना चाहिए LDL। तो देखो मैंने इसमें एक रेंज लिखी हुई है। अगर हमारे बॉडी में LDL 160 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो खतरनाक है, और उसी के साइड में अगर हमारे बॉडी में HDL 40 से कम हो जाते हैं तो ये भी खतरनाक है, ठीक है। तो ये रीडिंग्स याद रखना, आप जब भी ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो ये रीडिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि LDL हमारे बॉडी में हमेशा 130 से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 130 LDL। और वही HDL हमारे बॉडी में हमेशा 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो कि इस केस में 40 से कम हो गए हैं। नॉर्मली 50 से ज़्यादा होना चाहिए। चलो फटाफट बताओ एक बार में, हमारे बॉडी में LDL नॉर्मली कितने होना चाहिए? LDL 130 से कम, लेस देन 130, वेरी गुड। और HDL कितना होना चाहिए? मोर देन 50, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, मोटापा, ओबेसिटी, जो लोग बिल्कुल निठल्ले हैं, निठल्ले इन द सेंस फिजिकली इनएक्टिव, जिनको कुछ काम ही नहीं है लाइफ में, बस बैठे हुए आराम से, तो फिजिकली इनएक्टिव लोगों में भी ये खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि फिजिकली इनएक्टिव होने से मोटापा आता है, और मोटापा आने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से आपको इस्चेमिक हार्ट डिसीज इजीली हो सकती है। इसके अलावा एक पॉइंट है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट का मतलब क्या होता है? अगर आप प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन। अनहेल्दी डाइट का मतलब होता है अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो। जंक फूड वो कहलाते हैं जिनमें LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वाले अगर आप जंक फूड्स को कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपकी अनहेल्दी डाइट कहलाती है, जो कि आपको एक रिस्क फैक्टर बना देती है इस्चेमिक हार्ट डिसीज को होने के लिए। इसके अलावा डायबिटीज़ तो हर जगह आता ही है। देखो कितनी ईजी चीज़ें होती है यार, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकली इनएक्टिव, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर डिसीज में आप लिख सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन या हार्ट डिसीज, अगर वो बंदा या बंदी के जेनेटिक्स में ही है हार्ट डिसीज तो वो हाईली चांस है कि उसको भी हार्ट डिसीज हो सकती है, ठीक है। जेनेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर्स। आए सभी लोगों को समझ में? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो बॉस। ओके फाइन। अब रिस्क फैक्टर्स को ही उल्टा कर दो तो वो बन जाते हैं प्रिवेंशन। देखो ये मैं आपको साथ में टेक्निक्स भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो पेजेस कैसे भरे जाए। पेजेस भरना कभी बड़ी बात नहीं होती है, आप समझ के लिखो, पेजेस अपना आप भरते जाते हैं। तो ये सब पेजेस को भरने के लिए तरीके होते हैं कि देखो जो हमने अभी रिस्क फैक्टर्स पढ़े उन रिस्क फैक्टर्स को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? प्रिवेंशन। अब देखो रिवर्स कैसे करेंगे? हाई बीपी है तो भैया लो बीपी कराओ, लो बीपी के लोगों को एक्सरसाइज कराओ, फिजिकली एक्टिव रहो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मत खाओ, सिगरेट स्मोक मत करो, मोटापा कम करो, फिजिकली एक्टिव रहो, हेल्दी डाइट खाओ, डायबिटीज़ को कंट्रोल करो। सही बात है कि नहीं? पूरे रिस्क फैक्टर्स को मैंने उल्टा कर दिया तो वो क्या बन गया हमारा? प्रिवेंशन। तो मैंने इसमें प्रिवेंशन में लिखा हुआ है रिवर्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। उसको उल्टा कर दो तो वो बन जाता है हमारा प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन के बाद इपीडेमियोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इपीडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि रेट्स, कि ये डिसीज मैन में ज़्यादा होती है कि वुमेन में ज़्यादा होती है, कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, इन चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं इपीडेमियोलॉजी। तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज हमेशा मैंस में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वुमेन्स। कोई बताएगा क्यों? ट्राई करो, क्या लगता है मैंस में ऐसा क्या होता है कि उसमें ये डिसीज का रेट ज़्यादा बढ़ जाता है? स्मोकिंग। आप तो स्मोकिंग सुन के हंसी आती है क्योंकि स्मोकिंग फीमेल्स भी कम थोड़ी करती है। सही बात है कि नहीं? है ना? चलो स्मोकिंग, देखो स्मोकिंग एक अच्छा पॉइंट है, नो डाउट मेंस ज़्यादा करते हैं, बट आज की डेट में उतना ही रेट फीमेल्स में भी हो चुका है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस मैन लेते हैं क्योंकि उनको कमाना होता है, जॉब्स होती है, दिन भर का भागा दौड़ी का काम होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेस ज़्यादा आता है
मेल्स को, और वो स्ट्रेस के कारण इनको हार्ट डिसीज ज़्यादा होती है। ये इसका मेन मतलब रीज़न है, ठीक है। आप गूगल पे भी फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका यही वाला रीज़न। स्मोकिंग भी है, नो डाउट, मेंस में ज़्यादा होती है स्मोकिंग, तो वो तो एक रीज़न है ही सही। इसके अलावा स्ट्रेसफुल इवेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये मोर कॉमन यूएस में पाई जाती है, ठीक है, यूएस में ज़्यादा पाई जाती है हार्ट डिसीज़ वगैरह। इसके अलावा इंसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो 60 ईयर्स के ऊपर के मेल्स और 70 ईयर्स के ऊपर की फीमेल्स, इनमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। तो ये कहलाती है इपिडीमियोलॉजी। अब इपिडीमियोलॉजी के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है टाइप्स ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज। बड़ा इजी है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज के टाइप्स देखो, सबसे पहला टाइप होता है एंजाइना पेक्टोरिस। कोई बताएगा क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे अपन ये वर्ड तो। चेस्ट पेन, एग्जैक्टली, या हैवीनेस इन द चेस्ट और चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, है ना। हाँ, तो चेस्ट पेन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक टाइप होता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज का। अब याद रखना, कभी भी किसी को चेस्ट पेन होता है ना, तो इसका मतलब उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसका हमको चेकअप्स कराना चाहिए, क्योंकि चेस्ट पेन कैन बी अ टाइप ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज। चेस्ट पेन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। किसी को रेट्रोस्टर्नल पेन होता है स्टर्नम के पीछे, किसी को प्यूरेटिक पेन होता है। प्यूरेटिक पेन जो होता है वो लंग्स से ओरिजिनेट होता है। लंग्स के जो प्लूरा होते हैं ना, पैराइटल प्लूरा और विसिलर प्लूरा, तो वो उसका जो पेन होता है वो प्यूरेटिक पेन कहलाता है। तो अलग अलग टाइप के चेस्ट पेन होते हैं, तो उसको भी हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो वो पेन है वो चेस्ट पेन है, एंजाइना पेक्टोरिस का। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है क्रॉनिक IHD, मतलब क्रॉनिक इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्रॉनिक का मतलब हम क्या समझते हैं? जो लंबे समय से है और खतरनाक डैमेज कर चुकी है आपके हार्ट को, उसको बोलते हैं क्रॉनिक। अब अगर क्रॉनिक है तो एक्यूट भी होना चाहिए। तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्योंकि इस्चेमिक हार्ट डिसीज अगर है तो हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो हार्ट की मसल्स में क्या होगा? नेक्रोसिस। और उसी नेक्रोसिस को हम क्या बोलते हैं? इस्चीमिया या इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी एक टाइप होता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज का। और सडन कार्डियक डेथ, किसी इंसान की कार्डियक की डेथ भी हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो ये थे इसके 4 टाइप्स। तो चलो पहले मुझे अब तक फटाफट बता दो हमने क्या क्या सब टाइप्स पढ़ ली है। फास्ट, क्या क्या सब टाइप्स पढ़ ली हमने अभी तक? नहीं, सब टाइप्स। आई एम नॉट आस्किंग टाइप्स, आई एम आस्किंग सब टाइप्स। हम अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं? ठीक है, गुड। आप लोगों ने टाइप्स बता दिए। हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं मुझे ये बताओ। जैसे डेफिनेशन पढ़ ली इस टाइप से, तो वो रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। पैथोलॉजी, वेरी गुड। डेफिनेशन, पैथोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजी एंड टाइप्स। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक टिप दे देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार हमें एग्जाम्स के पहले चीज़ें याद नहीं होती है। तो एग्जाम के पहले चीज़ें कभी याद की भी नहीं जाती है, समझी जाती है। जो अभी हम कर रहे हैं, अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, याद नहीं होने वाली है वो। याद तो वो एग्जाम के टाइम जब स्ट्रेस आएगा दिमाग पे जब भी याद होएगी। तो अभी के टाइम पे याद क्या किया जाए? अभी के टाइम पे याद यही करना होता है कि एटलीस्ट हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं इसके अंदर। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी, पैथोलॉजी पढ़ी, रिस्क फैक्टर्स थे, प्रिवेंशन था, एपिडेमियोलॉजी थी। ये चीज़ें याद करने वाली होती है। इसके अंदर का मत याद करो, वो एग्जाम के टाइम पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में आ गया तो एग्जाम के टाइम पे इजीली याद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो, अब टाइप्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉजेज पे। बड़े इजी है कॉजेज भी, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो, सबसे बड़ा कॉज तो क्या था इस्चेमिक हार्ट डिसीज का? डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम क्यों हुई है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन लेके आया है? ब्लड ही तो लेके आया है। तो ऑक्सीजन कम होने का कारण क्या हो सकता है? पहला कारण तो यही हो सकता है कि भैया चलो ब्लड ही कम हो गया है ना, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कम हो गया है। मतलब ब्लड तो प्रॉपर पहुंच रहा है हार्ट तक, बट ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो देखो हमारे पास 2 केसेस है। एक केस में तो ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है, और दूसरे केस में ब्लड तो पहुंच पा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। तो ये 2 हमारे पास कॉज हो सकते हैं।
अब हम इसको पढ़ते हैं कि पहले बात तो ब्लड कब कब नहीं पहुंच पाएगा हमारे हार्ट तक। डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड कब हो सकती है? एथेरोस्क्लेरोसिस में। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वही कोलेस्ट्रॉल जब हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है या थ्रोम्बस बन जाते हैं हमारे आर्टरीज में, तो ये थ्रोम्बस या ये कोलेस्ट्रॉल ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड को रुकावट देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं और ब्लड को पहुंचने नहीं देते हार्ट तक। तो ये तो एक कारण हो गया थ्रोम्बोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस का। दूसरा रीजन हो सकता है थ्रोम्बोएम्बोलाई। थ्रोम्बोएम्बोलाई का मतलब क्या होता है? देखो मुझे ये बताओ कि थ्रोम्बस और एम्बोलस में डिफरेंस क्या होता है? जब थ्रोम्बस टूट जाता है थ्रोम्बस एक प्लेट पे रहता हाँ। है, एम्बोलाई अदर साइड। हाँ, जब भी थ्रोम्बस टूट के किसी और जगह पे जाके लॉज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एम्बोलस। और थ्रोम्बस मोस्ट कॉमनली कहाँ बनते हैं? हमारे पैरों में बनते हैं। हमारी काफ का रीजन होता है ना, जो काफ के रीजन की जितनी भी हमारी डीप वेन्स होती है, तो हमारे पैर की जो डीप वेन होती है उनमें थ्रोम्बस बनते हैं। और वो थ्रोम्बस अगर टूट गए तो वो हमारे हार्ट में आ जाते हैं और वो कहलाते हैं फिर एम्बोलस। ठीक है, तो थ्रोम्बो एम्बोलस भी एक कारण होता है हमारी हार्ट की ब्लड सप्लाई को रोकने का। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी में स्पाजम्स बन सकते हैं। ये स्पाजम्स कोई और नहीं, यही होते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे आर्टरीज में स्पाजम्स बन सकते हैं, हमारी आर्टरी स्टिफ हो जाती है। तो अगर आर्टरी स्टिफ हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर। ठीक है, एक और चीज़ होती है इसमें, कोलेट्रल ब्लड वेसल्स। देखो इसको समझना ध्यान से। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ दो होती है, जो भी चीज़ आपस में दो चीज़ें रन करती है उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोलेट्रल सर्कुलेशन, है ना? एक चीज को, एक टिश्यू को जब दो आर्टरी सप्लाई करती है और वो दोनों आर्टरी अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है तो उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल सर्कुलेशन। अब इस केस में कोलेट्रल ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, आंख बंद करके सुनना जो मैं बता रहा हूं। देखो, हमारे हार्ट को ब्लड चाहिए काम करने के लिए। हार्ट को ब्लड कौन देता है? कोरोनरी आर्टरी देती है। अब सोचो, हमारे हार्ट में सिर्फ कोरोनरी आर्टरी नहीं होती है, ऐसी और भी बहुत सारी आर्टरीज होती है हमारे हार्ट में जो काम नहीं करती है, जो बंद पड़ी रहती है। आर्टरीज होती है बट वो बंद पड़ी हुई है, वो काम नहीं कर रही है। अब वो आर्टरीज काम कब करेगी? जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज काम करना बंद कर देती है। ये इतना प्यारा मैकेनिज्म भगवान ने बनाया है कि जब आपकी कोरोनरी आर्टरी काम करना बंद कर देती है तो वो जो बची हुई आर्टरीज है जो अब तक काम नहीं करती थी वो एकदम से खुल जाती है और हार्ट को ब्लड देना चालू कर देती है। उन आर्टरीज को बोलते हैं कोलेट्रल आर्टरीज। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? पहले बताओ। यस सर। हाँ, तो मुझे सिर्फ एक लाइन में आंसर बताओ कि कोलेट्रल आर्टरीज कब वर्क करना चालू करती है? तो कोरोनरी आर्टरी वर्क करना। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये तो अच्छी बात हुई कि नहीं अच्छी बात? क्योंकि हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई से रुकेगी नहीं, बनी रहेगी, तो ये तो अच्छी बात हुई। बट बुरी बात क्या है कि अगर कोरोनरी आर्टरी भी काम कर रही है और साथ में अगर कोलेट्रल ब्लड वेसल्स ने भी काम करना चालू कर दिया तो क्या होगा? अगर दोनों आर्टरीज ने काम करना चालू कर दिया तो इससे बताओ क्या होगा? जितना ब्लड आपके कोरोनरी आर्टरी में आ रहा है ना, उसका आधा अमाउंट का ब्लड निकल के आपकी उस दूसरी वाली आर्टरीज में चले जाएगा और दूसरी वाली आर्टरीज उस ब्लड को सप्लाई आपके हार्ट के दूसरे कोने में कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट के जिस रीजन में, मायोकार्डियम में जितना ब्लड पहुंचना था अब उतना नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि दोनों आर्टरीज काम करना चालू कर दी है। तो जो ब्लड था उसका बंटवारा हो गया, तो ब्लड का अगर बंटवारा हो गया तो ब्लड की कमी तो हो जाएगी ना हार्ट को। सही बात है कि नहीं? समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कोलेट्रल ब्लड वेसल्स। तो कोलेट्रल ब्लड वेसल्स अगर एक्टिवेट हो जाए, किसके साथ? कोरोनरी आर्टरी के साथ में, है ना? अगर दोनों ब्लड वेसल्स काम करना अगर चालू कर दे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर ब्लड जो है हमारा आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर ब्लड बढ़ गया आधा आधा तो फिर कमी हो जाएगी ब्लड की मायोकार्डियम में। ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक। तो ये फंडा था हमारे कोलेट्रल सर्कुलेशन का, इसको याद रखना। ठीक है, तो और साथ में बीपी, कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट, ये तीनों चीज़ें हमेशा साथ में चलने ही वाली है। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके ब्लड सप्लाई को कम या ज़्यादा करने में। ठीक है, क्योंकि हमको हमेशा पता है जब भी ब्लड कम होगा तो कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा क्योंकि देखो हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। अगर हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो हार्ट काम नहीं कर पाएगा। हार्ट काम नहीं कर पाएगा तो टिश्यूज़ को तो ब्लड चाहिए भैया, ब्रेन को ब्लड चाहिए, किडनी को ब्लड चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या करता है? हार्ट और तेजी से काम करता है, अपने कार्डियक आउटपुट को और बढ़ा देता है। इससे हार्ट और स्ट्रेस में चले जाता है और इसलिए पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने की समस्या बढ़ जाती है। पेशेंट को हार्ट अटैक क्यों आता है?
क्योंकि हार्ट के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है और वो और तेजी से काम करने लग गया है ना, तो वो ऑक्सीजन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है और पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो ये जितने भी कॉज अभी तक हमने पढ़े, ये क्या किसके कॉज थे? डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के कॉज थे। अब एक तरफ हमारे पास क्या है? वो कंडीशन है जिसमें ब्लड तो पहुंच पा रहा है आपके हार्ट तक, बट ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ये केस कब होता है बताओ? ब्लड में ऑक्सीजन कब नहीं होती है? अनीमिया, हाइपोक्सिया। अनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी, है ना, खून में ऑक्सीजन की कमी, इसको हम अनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा शिफ्ट इन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, पता है आप लोगों को क्या होती है ये? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। समझना, एक कर्व होती है जो हमारे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इन दोनों के रिलेशन को समझाती है। जैसे कि हमको पता है कि एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो, बॉडी में दोनों चीज़ें होना है, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन को अटैच भी होना होता है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटना भी होता है ना? समझ रहे हो चीज़ों को? मुझे बताओ हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन अटैच कब होगा? किस जगह पे होगा बॉडी में? लंग्स में, सही है कि नहीं बताओ? लंग्स में। हमारे हीमोग्लोबिन समझो कि हीमोग्लोबिन एक गाड़ी होती है। अब वो गाड़ी में पैसेंजर को बैठना है, पैसेंजर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन लेके आया? लंग्स ही तो लेके आया। तो लंग्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन चढ़ जाता है, बैठ जाता है। अब जो टिश्यूज है जैसे कि किडनी हो गई, ब्रेन हो गई, अब उनको तो चाहिए ऑक्सीजन, तो उस जगह पे क्या होता है? उस जगह पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, पैसेंजर को उतार देता है। ये चीज़ सभी को समझ में आई कि कब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है और कब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उतारता है? आई सभी को समझ में? जल्दी बताओ, या किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ, मैं वापस समझा दूं। यस सर आ गई? ठीक है। तो यही जो कर्व होती है कि ऑक्सीजन जब चढ़ रहा है हीमोग्लोबिन पे और जब उतर रहा है हीमोग्लोबिन से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब अगर ये कर्व लेफ्ट साइड में जाती है, लेफ्ट साइड का मतलब होता है कि आपका ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन से। बट अगर ये कर्व राइट के हैंड साइड पे बनती है, तो राइट हैंड साइड का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लंग्स के रीजन में ये जो कर्व है ये लेफ्ट साइड में बनेगी और टिश्यूज के रीजन में ये जो कर्व है ये राइट साइड में बनेगी। आया सभी को समझ में? तो अगर ये कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई, इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि ऑक्सीजन चढ़ नहीं रहा है हीमोग्लोबिन पे। अगर ऑक्सीजन चढ़ेगा ही नहीं हीमोग्लोबिन पे तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज था। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, इन दोनों की पॉइजनिंग जब भी हो जाती है, जो लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो लोगों में होते हैं, तो जिन लोगों में कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड बताओ क्या करते हैं? ये आपके हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को पकड़ने देते नहीं है, ये बिल्कुल अड़ के बैठ जाते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर, बिल्कुल ऐसा घेर के बैठ जाते हैं कि भैया मैं तो ऑक्सीजन को चिपकने नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो। समझ रहे हो? बिल्कुल मन में एक इमेज बनाओ कि देखो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेचारा हीमोग्लोबिन के पास जाना चाह रहा है, बट ये साले कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड क्या किए, ये लोग हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके पहले ही बैठ गए और ऑक्सीजन को बोल रहे हैं ना मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, खत्म। ठीक है, तो ये होती है इनके कारण आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी, ये थी डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि किस कारण से हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। ये एक ट्री डायग्राम था। अब जो सेकेंड ट्री डायग्राम है वो है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो, ब्लड भी प्रॉपर जा रहा है हार्ट में, ऑक्सीजन भी प्रॉपर जा रही है, बट अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि आपने कुछ ऐसा काम कर लिया कि आपके हार्ट को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए या ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। नॉर्मल अमाउंट में तो मिल पा रहा है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हार्ट को नॉर्मल ब्लड नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। तो जब उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाएगा तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। तो ये किन पेशेंट्स में होता है? हाइपरटेंशन, जो लोग हाईली बीपी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ज़्यादा डिमांड होती है हार्ट के ऊपर ऑक्सीजन की, और उतनी डिमांड मिल नहीं पाती है हार्ट को, तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो जाती है। इसके अलावा वॉल्व्यूलर स्टेनोसिस और इनसफिशिएंसी, हमारे हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में, फटाफट बताओ।
ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, उसके अलावा अपने आउटिक वॉल्व, पल्मिनरी वॉल्व, है ना, बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं। तो जब वो वॉल्व्स की स्टेनोसिस हो जाती है, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग, जब वो वॉल्व्स नैरो हो जाते हैं तो हमारे हार्ट में इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है ना कि हार्ट को फिर काम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहती है और ज़्यादा ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा फीवर, जब भी हमको बुखार आता है तो हमारे हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमेशा याद रखना, फीवर में हमारे हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उस कारण से भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है। थायमिन डेफिशिएंसी, थायमिन क्या होता है, हमारा विटामिन B1, 12 टाइप के बी विटामिन होते हैं ना, 12 टाइप ऑफ विटामिन बी, तो जो विटामिन B1 होता है, तो विटामिन B1 को ही हम थायमिन कहते हैं। तो थायमिन की डेफिशिएंसी में भी इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है। और लास्ट में कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइन से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ज़्यादा हार्ट रेट का मतलब क्या हुआ कि हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, और उतनी ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाती है। कैटेकोलामाइंस हमारे बॉडी में कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो अब मुझे बताओ कौन से ऐसे फूड होते हैं जो कैटेकोलामाइंस को इंक्रीज करते हैं बॉडी में, कोई बता सकता है कि कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जो हमारे बॉडी में कैटेकोलामाइंस के रेट को इंक्रीज करते हैं? गैस करो। कॉफी। कॉफ़ी, एग्जैक्टली, कॉफ़ी, बीन्स, डार्क चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में कैटेकोलामाइंस के रेट्स को बढ़ा देती है। और कैटेकोलामाइंस बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हार्ट रेट का बढ़ जाना। अब हार्ट रेट अगर बढ़ गया तो हार्ट को भी तो खून चाहिए ना काम करने के लिए, वो खून उसको उतना मिल नहीं पाएगा, है ना, ऑक्सीजन डिमांड उसकी बढ़ जाएगी जितनी उसको मिल नहीं पाएगी। तो वो भी एक रीज़न होता है हमारे इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ को होने के लिए। तो ये पूरा टेबल था हमारा कॉजेज़ के बारे में कि किन किन चीज़ों के वजह से आपके हार्ट को ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल पाता है। आया सभी लोगों को समझ में? बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। सभी लोगों को समझ में आ गया कॉजेज़? यस सर। सभी लोगों को? चलो आ गया, ठीक है, बाद में पूछ लेंगे अपन। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि जो चीज़ में हमको टाइम लेना था उसमें हम टाइम ले चुके हैं। अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स आर नेवर डिफिकल्ट, बहुत ईजी होते हैं सिम्टम्स को याद करना। आप खुद सोचो, किसी को हार्ट डिसीज है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? पेरिकार्डियल पेन होगा। पेरिकार्डियल पेन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पेरिकार्डियम जो होता है, जो हमारी हार्ट की लेयर होती है, पेरिकार्डियम में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है, और जहाँ भी नर्व एंडिंग्स होगी वो स्ट्रक्चर्स पेन सेंसिटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमारे हार्ट में? पेरिकार्डियम। इस चीज़ को नाम दिया गया है पेरिकार्डियल पेन। इसके अलावा चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती है कि भैया कुछ ना कुछ तो रॉन्ग आपके हार्ट में चल रहा है। ठीक है, ओके तो अब हम आते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स में बता चुका हूँ कि पेरिकार्डियल पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके चेस्ट में टाइटनेस लग रही है। पेशेंट आपको क्या कंप्लेन कर सकता है कि सर मेरी चेस्ट में बहुत ज़्यादा मुझे हैवीनेस लगती है, भरा भरा हुआ लगता है, जलन होती है। ये पेशेंट की लैंग्वेज होती है। पेशेंट आपको हमेशा इस लैंग्वेज में बोलेगा। ठीक है, वो आपको बोलेगा कि मुझे पेट में जलन होती है, चेस्ट में जलन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, भारी भारीपन लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सिम्टम्स होते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के। इसके अलावा आपको अच्छे से पता है हार्ट का जितना भी पेन होता है, हार्ट का पेन मोस्ट कॉमनली कहाँ पे रेफर होता है? जल्दी बताओ। लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर टू आर्म। एग्जैक्टली, हमारे लेफ्ट शोल्डर में सॉरी, हमारे लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट आर्म में, इसके अलावा जॉ में, गर्दन में, या बैक में, या स्टमक में तक रेफर हो सकता है। याद रखना, ठीक है, लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट शोल्डर में, जॉ रीजन में, नेक में, बैक में और स्टमक में, क्योंकि इनके डर्मेटोमल सप्लाई सेम होते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई सेम होती है, इसलिए पेन इतनी जगहों पे रेफर हो सकता है। अब इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आपको मिलेगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा तो आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा ब्लड। लंग्स तक अगर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो लंग्स काम नहीं करेंगे प्रॉपर से, और लंग्स अगर प्रॉपर से काम नहीं करेंगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होना है ना, जिसको हम ब्रेथलेसनेस भी कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को मेडिकल में क्या कहते हैं? बताओ, व्हाट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉल्ड इन मेडिकल टर्म्स? डिस्निया। यस, डिस्निया है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके अलावा सिनकोप मिलता है। किसी को पता है सिनकोप क्या होता है?
सिनकोप का मतलब होता है अनकॉन्शियस यस अनकॉन्शियसनेस। सिनकोप का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ब्रेन भी काम नहीं करेगा, तो इंसान फेंट हो जाएगा, चक्कर आके गिर जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसकी बॉडी पेल होना ही है, क्योंकि जब ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में तो हमारी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, हम लोग येलो कलर के हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पेलर। इसके अलावा फीलिंग डिजी, लाइट हेडेड का मतलब होता है चक्कर आ रहे हैं, आप गिरने वाले हो, डिजीनेस हो रही है आपको, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, इपिगैस्ट्रिक बर्न का मतलब होता है जलन होना, सीने में जलन होना। ये सब पेशेंट आपको बोलेगा कि सीने में जलन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म्स में एपिगैस्ट्रिक बर्न। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं, और सीरियस सिम्टम्स में आपको और चीज़ें मिलती है, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, हमने अभी देखा था। एंजाइना पेक्टोरिस काफ़ी सीरियस सिम्टम कहलाता है। क्लैमी स्किन, क्लैमी का मतलब क्या होता है? स्वेटिंग, उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होएगी, पूरा पसीना पसीने में लगेगा आपको वो पेशेंट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लैमी स्किन। नोजिया होगा, साथ में वॉमिटिंग होगी। टेकिपनिया का मतलब क्या होता है? हमारी सांसें बढ़ जाना, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड एज टेकिपनिया, क्योंकि लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। लंग्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो लंग्स को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो लंग्स क्या करता है? रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, तो उसको हम बोलते हैं टेकिपनिया। और शोल्डर और आर्म पेन, तो ये जो हमने आखिर के जो 6 सिम्टम्स देखे ना, ये सीरियस सिम्टम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। सभी को समझ में आ गया? सिम्टम्स बताओ। यस ठीक है, सिम्टम्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस इज अगेन वेरी इजी, आप लोग मुझे बताओगे। चलो एक एक देखो, सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। जो अभी हमने सिम्टम्स पढ़े ना, इन्हीं सिम्टम्स से हमारा ट्रीटमेंट भी बनने वाला है, और इन्हीं सिम्टम्स से हमारा डायग्नोसिस भी बनने वाला है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताओ, अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो क्या डायग्नोसिस में आप उसको क्या इमेजिंग स्टडीज करा सकते हो? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हम पेशेंट का लंग्स का एक्सरे निकाल सकते हैं, निकालेंगे, क्योंकि हमको देखना होगा कि हाँ लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन तो नहीं है, पल्मोनरी इडिमा तो नहीं बन गया है, तो ये देखने के लिए हम लोग चेस्ट एक्सरे निकालेंगे। अब चलो चेस्ट एक्सरे सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो ये बताओ कि बीमारी तो हार्ट में है, तो हार्ट के लिए हम लोग क्या क्या टेस्ट करवाते हैं? सबसे बेसिक टेस्ट क्या? ईसीजी। यस, तो ईसीजी में हमें क्या मिलेगा? डिसरिदमियास, मतलब रिदम की गड़बड़ी मिलेगी, है ना, क्योंकि अगर हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो रिदम तो बिगड़नी है। रिदम क्या होती है? रेस्टिंग और एक्सरसाइज। हाँ, है ना। तो देखो पहले हम ये कर लेते हैं कि ईसीजी में हमें क्या क्या मिलेगा। तो एक तो डिसरिदमियास, ए रिदमियास हमें मिलेंगे। ए रिदमियास का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन रिदम, हार्ट प्रॉपर रिदम में काम नहीं कर रहा होगा। अब देखो, अब जो मैं एक चीज बता रहा हूं उसको आंख बंद करके ध्यान से सुनना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईसीजी में कितनी वेव्स होती है? चलो बताओ मुझे पहले तो। 4। पी क्यू आर एस टी, सभी को अच्छे से पता है। अब हार्ट में सिर्फ वेव्स होती है, ये तो चलो कोई बच्चा भी बता देगा। हार्ट में वेव्स के अलावा और क्या क्या होता है? कुछ इंटरवल्स भी होते हैं, कुछ सेगमेंट्स भी होती है। सभी ने एक नाम सुना है, एस टी सेगमेंट? सुना है ना? हाँ, तो देखो हमारा जो एग्जैक्टली सुनो, हमारा जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, तो क्यू आर एस का एस को पकड़ लो, और जो हमारी टी वेव होती है उस टी को पकड़ लो, तो एस और टी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एस टी सेगमेंट। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक फिगर में, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो ये सभी लोग देख पा रहे हैं, ये जो मैं अभी रेड मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ, व्हाट इज दिस? कौन सी वेव है ये? एस, है ना। देखो ये कौन सी वेव है? चलो बताओ, विच इज दिस वेव? ठीक है, ये क्यू, ऊपर जाके आर, फिर नीचे वाली एस, टी। तो देखो अगर ये एस है और ये टी है, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं एस टी सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एसटी सेगमेंट। अब देखो एस टी सेगमेंट स्ट्रेट होना चाहिए।
अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन में एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगी और प्लीज म्यूट योर माइक, एक कंडीशन में सोनल डोंट प्ले गेम्स ओवर हियर क्योंकि नाम लिखा हुआ आता है। तो देखो एसटी सेगमेंट स्ट्रेट होना चाहिए। अब एसटी सेगमेंट की एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, या तो एसटी सेगमेंट एलिवेट हो सकती है या तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो सकती है, और दोनों चीज अलग अलग चीजें हमको आइडेंटिफाई करती है। ध्यान से सुनना, अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट हो गई तो उसको हम बोलते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर हमारा मायोकार्डियम इन्फार्क्शन हो चुका है तो हमको ईसीजी में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा। देखो मैं आपको एक इमेज में दिखाता हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बेसिक चीज़ें हमें आना चाहिए। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? ये देखो देखो इसमें देखो नॉर्मल में एसटी सेगमेंट कितनी स्ट्रेट लाइन में है, बट इधर देखो क्या हो गया है, एसटी सेगमेंट उठ गई है ऊपर, दिख रही है उठते हुए, सब लोग इजीली देख पा रहे हो? Yes, boss. सो व्हाट इज दिस कॉल? एलिवेशन ऑफ एसटी। एसटी एलिवेशन को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मतलब ये इस्चीमिया नहीं है, ये इस्चीमिया का कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। इस्चीमिया से क्या हुआ था कि आपकी ब्लड सप्लाई जो थी वो खत्म हो गई थी, और ब्लड सप्लाई खत्म होने से क्या हुआ, आपके जो टिश्यूज थे वो मर गए, और टिश्यूज के मरने को क्या बोलते हैं? इन्फार्क्शन, है ना? और इन्फार्क्शन, और टिश्यूज कौन से मरे? आपके मायोकार्डियम के, तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमेशा याद रखना एसटी सेगमेंट आपकी एलिवेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अपोजिट में एक हो सकता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। अब देखो एसटी सेगमेंट डिप्रेस भी हो सकती है, तो वो डिप्रेस हमेशा बताओ कब होती है? वो डिप्रेस होती है आपके मायोकार्डियल इस्चीमिया में। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी। अभी इन्फार्क्शन नहीं हुआ है, नेक्रोसिस नहीं हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, इस्चीमिया में डिप्रेस हो जाती है और इन्फार्क्शन में एलिवेट हो जाती है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आया सभी को समझ में? Yes, boss. यस सर। ठीक है, अब इतना अगर समझ में आ गया है तो अब हम वापस हमारे नोट्स की तरफ आते हैं। अब फटाफट सम अप करते हैं। तो देखो डायग्नोसिस में हमने ईसीजी निकाल लिया, हमने ईसीजी को देखना सीख लिया। एक होते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट बड़े इजी होते हैं, इनमें हम ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी में बहुत कॉमनली ये करवाए जाते हैं। हम पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर चलवाते हैं, हम पेशेंट्स को बाइसिकल एर्गोमीटर करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? जिससे कि वो फटीग हो जाए, क्योंकि हमको जानना है कि जब वो फटीग होता है तो क्या उसके हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई इनफ हो पा रही है या नहीं। अगर नहीं हो पा रही होगी तो पेशेंट फेंट हो जाएगा, उसको सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, तो इस समय ये पता चलेगा कि हाँ उसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज है। तो इसलिए हम एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी कराते हैं। एक्सरेज मैंने आपको बता ही दिया था, आपको चेस्ट एक्सरे निकालना पड़ता है, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में आपको बहुत सारी फाइंडिंग्स मिलती है, जैसे कि आपके प्लीवर एफ्यूजन आपको मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। ठीक है, और भी चीज़ें आपको मिलती है चेस्ट एक्सरे में, आपकी कार्डियोमेगाली आपको मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। देखो अगर मेरे पास इमेज है तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये रहा चेस्ट एक्सरे की इमेज, देख पा रहे हो सभी लोग? जो राइट साइड वाला है वो नॉर्मल एक्सरे है, देखो कितना प्यारा सा छोटा सा हार्ट दिख रहा है उसमें, बट वही लेफ्ट साइड में हार्ट देखो जरा, हार्ट का क्या हाल हो गया है, कितना बड़ा हो गया है वो। तो इतना बड़ा अगर आपको एक्सरे में दिखता है तो वो क्या होता है? पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन क्या इंडिकेट करता है? कि पेशेंट को इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो सकती है। एक्सरे सभी को समझ में आया? ठीक है, तो देखो चेस्ट एक्सरे करा दिया, ईसीजी करा दिया, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करा दिए, एक इकोकार्डियोग्राम भी करा दो। इकोकार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है? आपके हार्ट को डिटेल में स्टडी करने के लिए। इकोकार्डियोग्राम से आप आपके पूरे हार्ट के फंक्शंस को देख सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एक केस में वॉल्वुलर स्टेनोसिस हो रहा था, आपके वॉल्स नैरो हो गए थे, तो वॉल्स की स्टडी आप कैसे करोगे? इकोकार्डियोग्राम से, क्योंकि इकोकार्डियोग्राम आपको डिटेल्ड 3D इमेजेस प्रोवाइड करता है हार्ट की। ठीक है, हार्ट का पूरा ब्लड फ्लो आपको उसमें दिख जाता है, लाइव हार्ट वर्क करते हुए दिखता है इकोकार्डियोग्राम में। सो हम इकोकार्डियोग्राम भी कराते हैं, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। हमेशा याद रखो जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो ब्लड में दो चीज़ें हमेशा बढ़ती है, और वो दो चीज़ें क्या होती है? ESR, जिसका मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और एक होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें हमेशा आपको बढ़ी हुई मिलेगी ब्लड में जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। तो
हाँ तो अपने इस्चेमिक हार्ट डिसीज में क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन ही तो हुआ है, हमारे आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो आर्टरीज हमारी इन्फ्लेम्ड हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है आर्टरीज में। तो अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो बॉडी की रिस्पॉन्स तो मिलेगी आपको, तो आपको ब्लड में हमेशा ESR और CRP की लेवल हाई मिलेगी, याद रखना। इसके अलावा थ्रोम्बस को कोरोनरी आर्टरी में देखने के लिए आप लोग क्या कराओगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी। कितना कॉमनली हम लोग सुनते हैं, आज के ज़माने में तो हर 5 में से 1 लोगों की होती है। जहाँ देखो वहाँ सुनने में आता है कि इसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई है, उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उसकी ओपन बाईपास सर्जरी हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें ही करवाई जाती है। तो व्हाट इज़ कोरोनरी एंजियोग्राफी? कोरोनरी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ कोरोनरी आर्टरी वेसल्स इज कॉल्ड एज कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो देखो मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से कोरोनरी एंजियोग्राफी में देखो, और देखो ध्यान से देखना, बड़ी इजी इमेज है ये, देख पा रहे हो, ये आपकी नॉर्मल आर्टरीज होती है, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है लेफ्ट साइड की और ये राइट साइड की। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों इमेज नॉर्मल है, क्योंकि देखो कितनी प्रॉपर आपको इसमें गहराई दिख रही है। मतलब कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दब रहा हो या कुछ पिंच हो रहा हो, लग रहा है? बताओ, नहीं लग रहा है। देखो जितना डायमीटर है उतनी डायमीटर एक कंटिन्यूस रन हो रही है, मतलब कहीं भी आपको कम ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, समझ पा रहे हो? तो ये होती है नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी। अब नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी तो हमने देख ली, क्योंकि एबनॉर्मल देखने के लिए पहले नॉर्मल जानना जरूरी होता है। तो नॉर्मल समझ में आ गया, तो नॉर्मल से अब हम बढ़ते हैं एबनॉर्मल। अब देखो एबनॉर्मल कैसा दिखता है, अब देखो ये इमेज में देखो जरा कितना इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब तुम यहाँ देखो, दिख रहा है एक कितनी 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ देखो आर्टरी कितनी मोटी है, यहाँ पे आके क्या हो गया बताओ, क्या नजर आ रहा है? नैरो हो गई। देखो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ तक आर्टरी बराबर थी, यहाँ से आर्टरी बराबर है, बट ये बीच में दिक्कत हो गई है। क्यों? क्योंकि उधर क्या है, उधर क्या जमा हुआ है बताओ? क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे थ्रोम्बस हो सकता है ना, वहां पे आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आके जमा हो गए, तो उस जगह पे कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो गया है, तो उसने आपके आर्टरीज को नैरो कर दिया है। ठीक है, तो कितना क्लियर ये होती है कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो आप एंजियोग्राफी में इजीली ये चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, देखो और इमेजेस है मेरे पास। अब देखो इस इमेज में देखो जरा, देखो ये नॉर्मल इमेज है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं हुई है, देख पा रहे हो कितनी नॉर्मल है। अब वही आर्टरी इसमें देखो कि यहाँ तक तो नॉर्मल थी, बट इसके आगे दिक्कत हो गई, इसके आगे तो पूरी नैरो हो रखी है आर्टरी, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसलिए हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज को कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी बोलते हैं, और ये इतना इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंजियोग्राफी में। ठीक है, अब ये वाली इमेज देखो, इसमें भी देख पा रहे होगे, मैंने बहुत सारी इमेज डाली है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो नैरोइंग हमको इजीली दिख जाती है एंजियोग्राफी में। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करवाते हैं। चलो अब इतना समझ में आ गया, हमने एंजियोग्राफी भी करा दी। अब आ जाओ फटाफट, एक होता है रेडियो न्यूक्लियाइड टेस्ट। रेडियो न्यूक्लियाइड टेस्ट में क्या समझ में आता है? रेडियो का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या डाई पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और वो डाई क्या करती है, वो डाई कोरोनरी आर्टरी में चलते रहती है, और जहाँ जहाँ वो डाई चलते रहेगी वहाँ वहाँ के आपको इमेजेस मिलती जाएगी। अब आपकी आर्टरीज में थ्रोम्बस बना हुआ है, तो थ्रोम्बस पे जाके वो डाई रुक जाएगी, वो डाई जो है, वो जो सब्सटेंस है वो जाके रुक जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो ये होते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड टेस्ट। देखो ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे चमकते हैं, देखो दिख रही है ये आपकी आर्टरीज चमक क्यों रही है इतनी? क्योंकि आपकी डाई इसके अंदर आपने इंजेक्ट की हुई है, आपके बॉडी के वेन्स में आर्टरीज में आपने डाइस को इंजेक्ट कर दिया है, तो वो डाइस आपके बॉडी में जहाँ जा जाएगी ना, वहाँ वहाँ आपको एक चमकने वाली इमेजेस मिलते जाएगी। समझो अगर वो डाई इधर रुक जाती कहीं भी बीच में, उसके बाद आपको इमेजेस नहीं मिलती चमकने वाली, तो ईजिली आप समझ जाते हैं कि हाँ इस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो ये होती है आपकी रेडियो न्यूक्लियाइड टेस्ट। देखो सारी इमेजेस रेडियो न्यूक्लियाइड टेस्ट की है। ठीक है, जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखाने में हेल्प करती है। आया सभी को समझ में? यहाँ तक जल्दी बताओ। यस बॉस। ठीक है, तो रेडियो न्यूक्लियर टेस्ट भी हो गए। इसके अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन भी आप करा सकते हो हार्ट के। एमआरआई सीटी स्कैन आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेंगे, इस टाइप से। देखो ये जो इमेजेस आपको दिख रही है ये कार्डियक का सीटी स्कैन है। तो सीटी स्कैन में देखो कितना इजीली हम प्लैग को देख पा रहे हैं, दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक जो जमा हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक ये हमारा प्लैग है। ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, तो ये सीटी स्कैन में आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सीटी स्कैन एमआरआई भी करवाई जाती है पेशेंट्स के लिए। तो इतने सारे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन मेजर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट चीज जो हम करा सकते हैं वो एक कार्डियक कैथेटराइजेशन। कैथेटर सभी ने सुना होगा। कैथेटर्स होते हैं मेडिकल में जिनको आप किसी भी एक आर्टरी से इंजेक्ट करते हो, अंदर घुसाते हो। वो आर्टरी मोस्ट कॉमनली आपकी फीमोरल आर्टरी होती है। कहाँ होती है फीमोरल आर्टरी? हमारे थाई में। तो फीमोरल आर्टरी से आप उस कैथेटर को घुसाना चालू करते हो अंदर आर्टरीज के, और उसे आप अंदर ट्रैवल करवाते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हो? आपकी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी तक पहुँच जाते हो, ठीक है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन जो होती है ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें कैमरेज लगे हुए रहते हैं। तो वो कैमरे से आपको थ्रोम्बस दिख जाएगा। अब थ्रोम्बस अगर आपको दिख गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वापस उसको बाहर निकाल दो, आप उसको वहीं के वहीं तोड़ दो, उस थ्रोम्बस को वहाँ के वहीं पिघाल दो, तोड़ दो, है ना। तो इसलिए इसको हम एज ए ट्रीटमेंट मेजर भी यूज़ करते हैं। समझ में आया क्या होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन सभी को? यस बॉस। ठीक है, चलो फटाफट बताओ डायग्नोसिस, बिल्कुल एक बार में क्या क्या कराओगे डायग्नोसिस में? कोई भी एक जन बता दो। ईसीजी, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरे, इको, हाँ, ब्लड टेस्ट, वेरी गुड। कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन। और कार्डियक कैथेटराइजेशन में आप कैथेटर कहाँ से इंसर्ट करते हो? फीमोरल आर्टरी से भी कर सकते हो, या हमारी जो फोरआर्म्स की आर्टरी होती है ना, ब्रेकियल आर्टरी वगैरह, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। फोरआर्म से भी कर सकते हो, थाई से भी कर सकते हो, दोनों तरीके होते हैं, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब आ जाओ कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ईजी है। हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं है तो हार्ट भैया पंप नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा तो उसको हम बोलेंगे पंपिंग प्रॉब्लम्स। हार्ट फेलियर हो सकता है, बीपी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हमेशा याद रखना। एरिदमियास आपको हमेशा मिलेंगे क्योंकि हार्ट की रिदम कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है। पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या होता है कि हार्ट को खून नहीं मिल रहा है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, आप मर गए, इसको बोलते हैं डेथ फ्रॉम कार्डियोजेनिक शॉक। सीवीए का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी हो सकता है या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन तक भी ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा। तो सीवीए स्टैंड्स फॉर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट ऑल्सो, या इसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी आप बोल सकते हो, बट कार्डियोवैस्कुलर मत बोलना क्योंकि वो तो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्डियोजेनिक शॉक हो ही रहा था। तो इन दिस सीवीए स्टैंड्स फॉर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन आपको मिलेगा। फिब्रिलेशन से आप क्या समझते हो बताओ? फिब्रिलेशन का मतलब होता है इन कोऑर्डिनेशन। अगर हमारे हार्ट के दोनों एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, अगर वेंट्रिकल से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट कभी स्मूथली वर्क कर नहीं सकता है। हार्ट के स्मूथ वर्क करने के पीछे एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो इस केस में वो कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है वैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है। दोनों एट्रियस भी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, दोनों वेंट्रिकल्स भी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है। सभी को आवाज आ रही है? ठीक है। अगला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? हार्ट ब्लॉक, बहुत इजी है समझने में। कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट अटैक। पेरिकार्डाइटिस, आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है पेरिकार्डियम लेयर में, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। एन्यूरिज्म्स, एन्यूरिज्म्स का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज। अगर आपकी आर्टरीज, हाँ, अगर आपकी आर्टरीज जगह जगह पे इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उस इन्फ्लेमेशन को आप एन्यूरिज्म्स बोलते हो। मायोकार्डियल रप्चर, आपकी मायोकार्डियम रप्चर तक हो सकती है। ब्लड क्लॉट्स आपकी बॉडी में बन सकते हैं। और माइट्रल वॉल्व को और क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। तो माइट्रल वॉल्व का रीगर्गिटेशन हो जाता है। रीगर्गिटेशन का मतलब होता है बैकवर्ड फ्लो। वॉल्व्स काम नहीं कर रहे हैं तो वॉल्व से आपका ब्लड बैक फ्लो होना चालू हो जाता है। वॉल्व्स का काम क्या होता है? ब्लड को रोक के रखना, बट इस केस में वॉल्व्स रोक नहीं पाते हैं तो ब्लड रिवर्स फ्लो होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन मतलब रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे इस्केमिक हार्ट डिसीज में पेशेंट्स को
हो सकते हैं। अब लास्ट हम आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करना है। देखो फटाफट देखते हैं। मैनेजमेंट में आप सबसे पहले क्या दोगे पेशेंट को? ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स दिए जाते हैं, क्योंकि देखो हमेशा याद रखना एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है हमारे बॉडी में? बताओ, बेसिक फिजियोलॉजी है। एंजियोटेंसिन 2 हमेशा क्या करवाता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब आप मुझे बताओ, ऑलरेडी ब्लड सप्लाई नहीं है हार्ट को, मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन तो ऑलरेडी हो रखा है, आप चाहोगे कि और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए? नहीं, हम नहीं चाहेंगे। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन को ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंजियोटेंसिन 2 को रोकना पड़ेगा। एंजियोटेंसिन 2 किससे बनता है? एंजियोटेंसिन 1 से बनता है। कौन बनाता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कौन करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो आप क्या करो, आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर दो, है ना? तो वही लिखा हुआ है ACE इनिबिटर्स। तो अगर आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, इससे आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएगी और आपका बीपी कम हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ड्रग ये देते हो। फिर आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स भी देते हो, ठीक है? या तो आप उसके कन्वर्टिंग एंजाइम पे वर्क कर लो, या तो आप सीधा उसके रिसेप्टर्स पे वर्क कर लो। दोनों चीज़ें दोनों सेम है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को आप ब्लॉक भी कर सकते हो। एंटी इस्चमिक एजेंट्स, जिसमें रेनोलजाइन नाम की एक दवाई होती है, रेनोलजाइन या रेनेक्सा, एलिक्सा होता है ना, एलिक्सा, तो वैसे ये रेनेक्सा। तो रेनेक्सा क्या करती है? एंटी इस्चमिक एजेंट है, मतलब जो इस्चीमिया हो रहा है उसको रिवर्स करने में हेल्प करती है, ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। हार्ट वाले पेशेंट्स में आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, एक नाइट्रोग्लिसरीन करके टैबलेट्स उनको दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन से उनकी कोरोनरी आर्टरीज जो कि कंस्ट्रिक्ट हो रखी है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है? और अगर आर्टरीज डायलेट हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाएगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स देते हैं। किसी को पता है कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स का रूट क्या होता है? किस रूट से दी जाती है वो? इंट्राविनस, ओरल, कैसे दी जाती है बताओ? सबलिंगुअल। हमेशा याद रखना, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स चूसने वाली टैबलेट्स होती है, ठीक है? जिनको हम सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है? पेशेंट को जीभ के नीचे रखने को बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि जीभ के नीचे टैबलेट्स को रख लो, और टैबलेट धीरे धीरे घुलते जाती है और उसका असर करते जाती है। तो जितने भी हार्ट वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा इस टैबलेट को अपने साथ लेके चलते हैं, ये याद रखना। वो हमेशा नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को अपने साथ कैरी करके रखते हैं, क्योंकि इमीडिएट कभी उनका बीपी बढ़ने लग जाता है तो वो लोग इमीडिएटली ये टैबलेट्स खा लेते हैं, ठीक है? तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स हम देते हैं। थ्रोम्बस बन रहा था, तो थ्रोम्बस को रोकने के लिए आप क्या दोगे? एंटीप्लेटलेट ड्रग्स टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देते हो। बीटा ब्लॉकर्स आप दोगे, है ना? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप दोगे, क्योंकि देखो कैल्शियम क्या कराता है? कैल्शियम आपकी मसल को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है, आपकी आर्टरीज की जो वॉल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है कैल्शियम। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो ऑलरेडी हो रखी है, आपको तो डायलेट कराना है। तो डायलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम की अमाउंट को घटाना पड़ेगा। तो कैल्शियम की अमाउंट को घटाने के लिए आप क्या दोगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोगे। नाइट्रेट्स आप दोगे पेशेंट्स को। स्टैटिन्स आप उसको दोगे, स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। देखो सारे सिम्टम्स पे वर्क करना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करा दो। आपकी आर्टरीज वैसो कंस्ट्रिक्ट हो रखी है, उसको डायलेट करा दो। क्लॉट्स बन रहे हैं तो उसको रिवर्स कर दो। थ्रोम्बस बन रहा है तो उसको ठीक कर दो, है ना? एस्पिरिन देते हैं, क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है? ब्लड को थिन करता है, जितने भी क्लॉट्स बन जाते हैं हमारे ब्लड में उसको तोड़ देता है। तो एस्पिरिन भी एक इंपॉर्टेंट दवाई है क्लॉट फॉर्मेशन को कम करने के लिए। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा था तो चेस्ट पेन के लिए हम क्या देंगे? मॉर्फिन। अब ये मत बोलना कि चेस्ट पेन के लिए आप उसको इबुप्रोफिन दे दोगे, पैरासीटामोल दे दोगे, नहीं, ये इतना आसान चेस्ट पेन नहीं होता है। ये सीवियर टाइप का भयानक चेस्ट पेन होता है, और जितने भी भयानक टाइप के चेस्ट पेन होते हैं ना, उनमें कभी भी आप नॉर्मल ड्रग नहीं देते हो, उस पर आपको हाई लेवल ओपॉइड्स देना पड़ते हैं। तो मॉर्फिन क्या होता है? ओपॉइड्स होते हैं जो एक्सेसिव पेन को कम करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? चलो रिवाइज करेंगे फटाफट, जल्दी बताओ। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या दोगे? मैक्सिमम लोग बताओ। स्टैटिन्स। थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए क्या दोगे? एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। हिपैरिन दे सकते हो? नहीं। क्यों? हिपैरिन तो तोड़ता है ना क्लॉट्स को। बिल्कुल देते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन के इंजेक्शन लगते हैं पेशेंट को, क्योंकि हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है। हिपैरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है, क्लॉट्स को तोड़ता है, ठीक है? तो आप हिपैरिन भी देते हो। पेन को कम करने के लिए क्या दोगे? मॉर्फिन।
वैसो डायलेशन करवाने के लिए क्या दोगे? यस, एसी इनहिबिटर्स दोगे, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स दोगे, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोगे, नाइट्रोग्लिसरीन दोगे, बहुत सारी दवाई के नाम है, ठीक है। अब आते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स पे। अब सर्जरी भी करा दो भैया, तो सर्जरी में क्या कराओगे? सबसे पहली होती है थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बस को तोड़ना। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो थ्रोम्बस को तोड़ने की सर्जरी कहलाती है थ्रोम्बोलाइसिस। एक होती है एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट। अब देखो इसको मैं इमेज से समझाता हूँ, एंजियोप्लास्टी क्या होती है। इधर देखना सभी लोग, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, ये आपकी आर्टरी थी, ये आपने कैथेटर डाला अंदर। अब कैथेटर में एक बैलून लगा हुआ रहता है, देखो ये जो येलो कलर का है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है जिसने आपकी आर्टरी को ब्लॉक करके रखा है। अब सोचो अगर आपने इस बलून को अंदर फुला दिया तो उससे स्पेस क्रिएट होगी कि नहीं, बताओ? यस सर। हो जाएगी, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को दबा देगा कोने में, है ना, तो इतनी आपके पास स्पेस क्रिएट हो गई। तो इसको बोलते हैं बलून एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं इस चीज को? बैलून एंजियोप्लास्टी। बैलून का मतलब फुग्गा, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल, और प्लास्टी का मतलब ट्रीटमेंट करना, मतलब कुछ करना। तो आप क्या कर रहे हो? बलून के थ्रू आप आर्टरीज को, जो आर्टरी नैरो हो रखी है उसको आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो वो कहलाती है बैलून एंजियोप्लास्टी। और फिर मैंने एक वर्ड आपको बताया था स्टेंट प्लेसमेंट, है ना, स्टेंट प्लेसमेंट। स्टेंट प्लेसमेंट ये होता है, ये देखो ये फिगर में दिख रहा है आपको, ये जो रिंग्स लगी हुई है, इस रिंग्स को स्टेंट कहते हैं। मतलब पहले तो आपने बलून डाल के उसको डायलेट कर दिया, अब डायलेट करने के बाद ये स्टेंट लगा दो। अब सोचो ये स्टेंट से क्या होगा? ये स्टेंट एक मकड़ी का जाल है, अगर इसमें कोई कीड़ा आ गया तो फंस जाएगा, मर जाएगा। तो इस केस में मकड़ी का जाल क्या है? ये स्टेंट, और कीड़ा क्या है? थ्रोम्बस। तो समझो अगर कोई थ्रोम्बस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब उसको ये स्टेंट मिल जाएगा, तो इस स्टेंट से क्या होगा? थ्रोम्बस टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा कि ब्लड उसको घोल लेगा। मतलब कि आपके हार्ट को, जो इस तरह आपका हार्ट है, उसको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि स्टेंट ने थ्रोम्बस को तोड़ दिया। आया सभी को समझ में कि स्टेंट क्या होता है? ठीक है, तो ये होती है बैलून एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट, सर्जरी का नाम होता है जो हम इसमें कराते हैं। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, अगर एंजियोप्लास्टी से भी काम नहीं बनता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बार बार थ्रोम्बस बनते रहते हैं, तो उनमें आप क्या करोगे? उनमें आप तंग आ जाते हो, है ना, क्योंकि एंजियोप्लास्टी भी काम नहीं करती है, तो उनमें आपको करना पड़ता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। बड़ी प्यारी सर्जरी होती है, देखो ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। ये क्या है बताओ? ये स्ट्रक्चर क्या है? चलो जो मैं बता रहा हूँ मुझे बताना, ठीक है? ये स्ट्रक्चर क्या है? ब्लड सर्कुलेशन ऑफ नहीं, ये स्ट्रक्चर क्या है? आयोटा है ना? और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये सब क्या है? कोरोनरी आर्टरी है ना? अब देखो पहले तो क्या था कि कोरोनरी आर्टरी से ब्लड ऐसा जाता था, मतलब आर्च ऑफ आयोटा से ब्लड कोरोनरी, प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। दो मिनट रुकना। हाँ देखो पहले तो क्या होता था कि आर्च ऑफ आयोटा से आपका ब्लड जो है वो सीधा कहाँ पे आता था? कोरोनरी आर्टरी में आ जाता था। बट देखो ये देखो इस जगह पे तो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, अब यहाँ से ब्लड कैसे आएगा? इसमें नहीं आ पाएगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं? इधर से ग्राफ्ट लगा देते हैं सीधा आर्च ऑफ आयोटा में, तो अब ब्लड ऐसा नहीं जाएगा, ब्लड ऐसा आएगा इस ग्राफ्ट के थ्रू। समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है। और ये जो ग्राफ्ट होता है ये लिया जाता है सेफेनियस वेन से, और सेफेनियस वेन कहाँ होती है कोई बताएगा? सेफेनियस वेन होती है हमारे पैर में, लोअर लिम्ब में होती है, ठीक है। और तो लोअर लिम्ब की जो एक वेन होती है सेफेनियस वेन, उसका एक टुकड़ा निकाल के इस जगह पे लगा देते हैं, तो वो बाईपास हो जाता है ब्लड, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ये लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। जब कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही होती है तो लास्ट में आपको ये करना ही पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट। और जो पेशेंट में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है उनमें आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस लाओ, मोटापा कम कर लो, बीपी कम कर लो,
डायबिटीज़ कंट्रोल कर लो, स्मोकिंग मत करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें कभी आपको होगी नहीं। तो ये था हमारा चैप्टर इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के ऊपर। आया सभी को समझ में? Yes. ठीक है, तो ये था इस्चेमिक हार्ट डिसीज। चलो, तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेस, देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, है ना, और कॉम्प्लिकेशंस, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो देखो, जब आपके पास इतने सारे सब टाइप्स हो जाते हैं ना, तो एग्जाम में पेजेस आपको कभी भरना नहीं पड़ते, पेजेस अपने आप भर जाते हैं। बस लिखना चालू कर दो, पेजेस तो अपने आप भर जाएंगे, नॉलेज के साथ वो भी। तो ये थी इस्चेमिक हार्ट डिसीज, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी इसको बोलते हैं, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी इसको बोल सकते हो, या कोरोनरी हार्ट डिसीज भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके। चलो, तो ये था हमारा लेक्चर। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, वरना फिर मिलते हैं अब कल।